जय हिंद दोस्तों। आप लोगों का विद्या सेंटर में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ साइंस में आपका जो है क्लास 7 का, जो कि आपका एनसीईआरटी का मैं करवाने वाला हूँ। आप लोगों को क्लास 6 में मैं करवा चुका हूँ। मैं आप लोग देख चुके हैं और आप लोगों का अच्छा खासा प्यार मिला है, देख रहे हैं। आप लोगों ने बढ़िया सपोर्ट किया है क्लास 6 वाले को का जो एनसीईआरटी मैंने करवाया था। आज मैं लाया हूँ क्लास 7 का एनसीईआरटी, है ना। और क्लास 7 का जो ये आपका एनसीईआरटी है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। टोटल एनसीईआरटी का जितना भी नोट्स है क्लास 7 में उसको मैं करवाने वाला हूँ, है ना। आप लोग जान ही रहे हैं कि किस तरह से एग्ज़ाम का पैटर्न जो है चेंज हो गया, है ना। खास करके टीचर में या फिर दरोगा में क्वेश्चन जो है अब सीधे सफ़ेद में कहिएगा, सीधे भाषा में कि मतलब कि लुसेंट को पढ़ के आप अगर किसी चीज़ को क्रैक कर सकते हैं, ये इम्पॉसिबल है ना। खास करके बीपीएससी का जो टिरी का जो एग्ज़ाम हो रहा है, फिर टिरी 4 होने वाला है, इसमें जो है बहुत ज़्यादा मतलब एनसीईआरटी से का ही पूछा जाएगा, है ना। क्वेश्चन चूँकि बहुत ही लेंदी क्वेश्चन होता है और एनसीईआरटी का बेस जिसका सही रहेगा वही क्रैक कर पाएगा बीपीएससी टिरी को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, है ना। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे हमको एक मोटिवेट मिले, है ना। और मैं आप लोगों के लिए ऐसा क्लास में बार लूँ। ठीक है, आप लोग जो इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा ज़रूर, ठीक है ना, जिससे क्या हो सकेगा आप लोगों को कुछ बेनिफिट जो है अच्छी तरह से मिल पाए। क्योंकि क्लास 7 का एनसीईआरटी है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका मैं बेस करवाऊँगा आप लोगों को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, है ना। तो बिना बात किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए पहला चैप्टर है पादपों में पोषण, है ना। पादपों में पोषण टोटल चैप्टर 18 चैप्टर है क्लास 7 का। देखिए पहले चैप्टर कर रहा है पादपों में पोषण की बात कर रहा है। पादपों में पोषण के पोषक किसको बोलते हैं। भोजन का प्रमुख कार्य स्वस्थ शरीर के विकास हेतु आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है, जो शरीर के विकास एवं विभिन्न क्रियाओं के समय आवश्यक मतलब पोषक जो होता है भोजन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भोजन का एक जो है प्रमुख कार्य, जैसे हम शरीर का कोई भी कार्य करते हैं, हमारा शरीर का हेल्दी होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है ना। कोई भी काम करते हैं, सब के लिए पोषक बहुत ज़रूरी है। देखिए भोजन में जो होता है जो रासायनिक पदार्थ जो मिश्रण मिला हुआ रहता है उसको कौन होता है, हमारा फैट होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, खनिज लवण होता है, ये सब हमारा क्या है जो हम खाना खाते हैं, जो भोजन करते हैं उसमें ये सब चीज़ पाया जाता है। कह रहा है कि पोषण किसकी बात कर रहे हैं। देखिए पोषण सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उसके उपयोग की विधि को हम लोग क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। स्वपोषी किसको कहते हैं, जो भोजन अपने आप से खुद बनाता है, स्वपोषी कहते हैं। पेड़ पौधा स्वपोषी हो गया। विषमपोषी किसको बोलते हैं, जो भोजन स्वयं नहीं बनाता या फिर मतलब जो दूसरे पे डिपेंड होता है, जैसे हम लोग हो गए, मानव हो गया, कोई भी जानवर हो गया, इसको विषमपोषी बोलते हैं। विषमपोषी देखिए इंग्लिश में कहिएगा तो स्वपोषी को ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं और विषमपोषी को क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। विषमपोषी देखिए 2 प्रकार का होता है, एक होता है मृतजीवी, दूसरा होता है परजीवी। एकदम अच्छी तरह से दोस्तों समझिएगा क्लास को, है ना। देखिए मृतजीवी की बात करते हैं। जीव किसी मृत या विघटित पदार्थों से बहुत पोषण प्राप्त करता है, जैसे कि जो मर जाता है उससे प्राप्त करता है, उसको मृतजीवी कहते हैं। जैसे मशरूम हो गया, कबक हो गया, फंजाई हो गया। आप लोग मशरूम खाए होंगे, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है ना। तो ये सब जो होता है मृतजीवी पौधा। परजीवी की बात करते हैं। जीव अपना भोजन अन्य जीवों के बनाए भोजन पर निर्भर करता है, उसको परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे अमरवेल की बात करते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, परजीवी हो गया। कीटभक्षी ऐसे पदार्थ जो कीटों को पकड़ता है उन्हें क्या कहते हैं, कीटभक्षी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की बात करते हैं। हरे पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की उपस्थिति में स्वयं बनाता है, उसको क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, मतलब प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, है ना। प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली अभिक्रिया का समीकरण लिख दिया गया। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस सूर्य के प्रकाश प्लस क्लोरोफिल, ये सभी जब कंबाइन होता है क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाता है। सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा जो है बहुत ही चरम स्रोत है, सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है सन का लाइट। खाद्य फैक्ट्री की बात करते हैं। केवल पादप ही ऐसे जीव है जो कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकता है। पादप ही ऐसा है।
पादपों में खाद्य पदार्थों का संरक्षण उनकी पत्तियों में होता है। पादप में जानते हैं लोग प्लांट को बोलते हैं, पत्तियों द्वारा होता है। पत्ती में एक रंध्र होता है जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्टोमाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टोमाटा। ठीक है, करा की रंध्र की बात करता है, मतलब पत्तियों की स्तनों पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसमें गैसों का आदान प्रदान होता है, उसको छिद्रों को रंध्र कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। क्लोरोफिल कहते हैं, पत्तों में जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण ही होता है। खाद्य संश्लेषण की बात करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण परिक्रम द्वारा अपना खाद्य एवं स्वयं संश्लेषित करता है। हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग खाद्य प्रसंस्करण के लिए करता है। शैवाल की बात करते हैं, एल्गी जिसको बोलते हैं। देखिए, आपने गीली दीवारों पर तालाब तथा ठहरे हुए जलाशय में हरे अपपंखी मतलब काई के जैसे पदार्थ होता है उसको देखा होगा। ये समानता कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं जिसको क्या कहते हैं, शैवाल कहते हैं। रेजोबियम देखिए, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देता है रेजोबियम। ये हमारे चना, मटर, मूंग, सेम, अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में पाया जाता है, उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करता है। पहला चैप्टर खत्म हो गया। देखिए, सेकंड चैप्टर का रहा प्राणियों में पोषण की बात करता है। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उसके उपयोग की विधि का पोषण करता है, उसको क्या बोलते हैं, पोषण करते हैं। पोषण देखिए, सेकंड में भी तो वही देख रहा है। भोजन कई रासायनिक पदार्थों का मिश्रण होती है, तो फर्स्ट में जो पढ़ा है वही चीज़ है दोस्तों, यहाँ से चेंज है। देखिए, प्राणियों में पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सम्मिलित है। कार्बोहाइड्रेट संगठक जटिल पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट जो होता है एक जटिल पदार्थ है, संगठक है। पाचन की बात करते हैं, जटिल खाद्य पदार्थों का सरल रूप में बदल देता है, उसको क्या प्रक्रम क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। पाचन मतलब कि डाइजेशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। प्राणियों में पोषण की आवश्यकताओं के लिए भोजन अंतर्ग्रहण की विधियाँ एवं शरीर में इनका उपयोग सम्मिलित होता है। आहार नाल तथा स्रावी ग्रंथियाँ संयुक्त रूप से मानव के पाचन तंत्र का निर्माण करता है। ठीक है, देखिए कौन कौन है इसमें हमारा, मुकुआ है, ग्रसिका है, अमाशय है, क्षुद्रांत, छुट्टियाँ जिसको बोलते हैं, बृहदांत, बरियंत बोलते हैं, और गुदा मतलब जिसको एनस बोलते हैं, ये सब होता है। ये सभी भाग मिलकर आहार नाल का निर्माण करते हैं। आहार नाल को क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं। देखिए, पाचक रस स्रावित करने वाली मुख्य ग्रंथियाँ, देखिए लाल ग्रंथि है, यकृत है, अग्नाशय है, ये सब है। पाचन तंत्र की बात करते हैं, पाचक रस जटिल पदार्थों को सरल रूप में बदल देता है, उसको क्या कहते हैं, पाचन तंत्र बोलते हैं। अंतर्ग्रहण, देखिए भोजन के अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण कहते हैं। मतलब वयस्कों के पास आमतौर पर 32 दांत होते हैं। दांतों के कुछ इस प्रकार है। दांत जानते हैं आप लोग 4 प्रकार का होता है। ठीक है, एक कीर्तंक होता है, भेदक होता है, अग्रचर्मक होता है, चवर्णक होता है ना। दांत के प्रकार में कीर्तक दांत तेज धार वाली छीनी जैसे चौड़े होते हैं। भोजन के पकड़ने, काटने, कुतरने का काम कौन करता है, ये कीर्तन करता है ना। हर जबड़े में इनकी संख्या क्या होता है, ये 4 होता है। भेदक आपका 2 होता है ना। चवर्णक 4 होता है और 6 होता है आपका चवर्णक। भेदक किसको बोलते हैं, देखिए भेदक को दांत के प्रकार में रंध्रक दांत नुकीले होते हैं और भोजन को चीरने फाड़ने, मतलब कह सकते हैं कि ये भेदक या फिर रंध्रक जिसको बोलते हैं, ये भोजन को चीरने और फाड़ने का काम करता है। ये 2 होते हैं। कीर्तंक मतलब इंसिजर जो होता है ये 4 होता है। अग्र चवर्णक की बात करते हैं। दांत के प्रकार में अग्र चवर्णक दांत किनारे पर चपटे, चौकोर व रेखादार होता है। इसका कार्य भोजन को चबाना होता है, जो हमारे दांत के साइड में होते हैं। ये 4 होता है। चवर्णक दांत की बात करते हैं, दांत के प्रकार है ये, है ना, ये भी है। ये चवर्णक दांत के सिर चौरस व तेज धार के होते हैं। इसका मुख्य कार्य भोजन को चबाना और प्रत्येक चबड़े में 6 दांत होता है। मुख एवं मुख गुहा की बात करते हैं। भोजन का अंतर्ग्रहण मुख गुहा के द्वारा ही होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को अंतर्ग्रहण करते हैं। देखिए, लाल रस चावल के लाला दे दिया, लाला नहीं होगा, लाल होगा। लाल रस चावल के मंड को शर्करा में बदल देता है। जीभ एक मांसल पेशी है, मांसल होता है, जो पीछे की ओर मुख गुहा के उधर तल से जुड़ी होती है। हम बोलने के लिए जीभ का प्रयोग करते हैं। जीभ पर स्वाद की लिकाई होती है, जिसकी सहायता से हमें क्या होता है, टेस्ट का पता चलता है। भोजन नली की बात करते हैं। देखिए, ग्रास नली लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा होता है ना। भोजन नली जो होता है जिसको ग्रास नली बोलते हैं, ये आपका कितना होता है, 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। एक संकरी पेशी नली होती है जो मुख के पीछे गलकोश से आरंभ होता है, सीने से थोरेसिक डायफ्राम से गुजरती है और उधर स्थित हृदय द्वार पर जाकर समाप्त होती है। ग्रास नली ग्रसनी से जुड़ी तथा नीचे अमाशय में खुलने वाले
नली होती है। अमाशय की बात करते हैं। अमाशय ग्रास नली और छोटी आंत के बीच में स्थित होता है। अमाशय जो होता है ये ग्रास नली और छोटी आंत के बीच में स्थित होता है या छोटी आंतों में आता है। आग्नाशय देखिए क्या होता है, ये होता है हल्का पीला रंग का बड़ा ग्रंथि है जो अमाशय के ठीक नीचे होता है। देखिए अग्नाशय के रस की बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है अग्नाशय रस। आंशिक रूप से पचा भोजन क्षुद्रांत में पहुंचा देता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा क्या करता है, ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। वसा की बात करते हैं। वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है। वसा क्या करता है, वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल को परिवर्तित कर देता है। प्रोटीन क्या करता है, इम्यूनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। प्रोटीन जो है इम्यूनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है, याद रखिएगा। क्षुद्रांत में अवशोषण। भोजन के सभी घटकों का पाचन क्षुद्रांत में होता है, याद रखिएगा, क्षुद्रांत में होता है। अवशोषण की बात करते हैं। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति से रुधिर वाहिकाओं में जाने की प्रक्रिया अवशोषण कहलाता है। दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण की तल क्षेत्र को क्या करता है, ये बढ़ा देता है, उसको क्या बोलते हैं, दीर्घरोम बोलते हैं। स्वांगीकरण। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। बृहदान्त्र पदार्थ जिसको बड़ा आंत बोलते हैं, यह कितना होता है, 1.5 मीटर का लंबा होता है। इसका कार्य कुछ लवणों का अवशोषण करना होता है। घास खाने वाली जंतु में पाचन। गाय भैंस तथा घास खाने वाली जंतु जो होता है उसमें क्या होता है, सब घास खाने वाली है, उसमें क्या रूमेन होता है। देखिए ये जंतु पहले घास को जल्दी जल्दी निकल कर आमाशय के एक भाग में भंडारित कर देता है। यह भाग रूमेन कहलाता है। आप लोग जानते हैं इसको रूमेन कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि हर जगह पे जो होता है रूमेन में जो फिर बाद में उसको क्या करता है, फिर पचाता है, उसको क्या बोलते हैं, जुगाली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जुगाली बोलते हैं। बाद में जंतु इसको छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है जिसे वह चबाता है, जिसे रोमंथन या फिर जुगाली करना कहते हैं। ऐसे जंतु रुमिनेंट अथवा रोमंथी कहलाते हैं। घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। रुमिनेंट जंतु ही सेलुलोज का पाचन कर सकते हैं। बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकते हैं। देखिए कह रहा है कि घोड़ा, खरगोश आदि में क्षुद्रांत एवं बृहदान्त के बीच एक थैलीनुमा जो होता है संरचना पाया जाता है। अमीबा में संभरण एक एवं पाचन की बात करते हैं। अमीबा जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोशीय जीव है। अमीबा के कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है। अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है ना। पादप कृत्रिम पाँव जिससे ये गति करते हैं, भोजन पकड़ते हैं। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाता है। खाद्य धानी में यह ही पाचक रस साबित होता है जिससे खाद्य पदार्थों को सरल रूप में बदल देता है, जिससे मतलब पच जाता है। चलिए दोस्तों छठ पे चलते हैं। देखिए रेशा की बात करते हैं। रेशे से वस्त्र की बात करते हैं। मतलब तंतु किसको बोलते हैं, एक प्रकार से रेशे होते हैं जिससे तागे या धागे बनाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, तंतु बोलते हैं। प्राकृतिक तंतु जो तंतु पादपों या जंतुओं से प्राप्त होता है उन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। पादपों से प्राप्त तंतु देखिए यह पादप से हो जाएगा, कपास, रुई, जूट, पटसन आदि हो जाएगा। जंतु सबका ऊन रेशम हो जाएगा। ऊन भेड़, बकरी या खरगोश प्राप्त होता है, जानते हैं ये सब चीज़। रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। एक बार दोस्तों जो है ना पूरे चैप्टर को एक बार सरासरी निगाहों से पढ़ लीजिए, है ना। आपको सब कुछ पढ़ा हुआ है, ये आप लोग थोड़े कि पूरा एकदम भुस्कुल बैठे हुए। ये सब एनसीईआरटी है तो मतलब सब आप लोग पढ़ा हुआ, सब पढ़ा हुआ। बस एक बार सरासरी निगाहों से एक बार पढ़ लीजिए, है ना, फिर देखिएगा। और मैं वैसे जहाँ पे इम्पोर्टेंट हो रहा है, जो क्वेश्चन हार्ड लग रहा है हमको, जो टॉपिक, उसको मैं बढ़िया से समझा रहा हूँ, मतलब कि समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। और बाद में के जो क्वेश्चन ईजी है उसको पढ़ के आपको सीधे पढ़ के मैं सुना रहा हूँ, ठीक है। और जो क्वेश्चन समझाने वाला मैं उसको समझाने का भी कोशिश करूँगा। देखिए संश्लिष्ट तंतु की बात करते हैं। रासायनिक पदार्थों द्वारा बनाए गए तंतु को क्या कहते हैं, रासायनिक पदार्थों के द्वारा बनाया जो जाता तंतु उसको क्या बोलते हैं, संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। अब रेशा की बात करते हैं। जंतुओं से जो प्राप्त किए जाने वाले रेशे को जांतव रेशे कहते हैं। ऊन के रेशे मतलब फाइबर हो गया, भेड़ से, याक के बालों से प्राप्त किया जाता है ना। और अक्सर ये ठंडे जो जहाँ पे ठंडा होता है ना, ठंडा वाले इलाके में ये पाया जाता है, याद रखिएगा। रेशम के फाइबर रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होता है। ऊन की बात करते हैं। जिन जंतुओं के शरीर बालों से ढके होते हैं उन्हें रेशेदार
रोएदार रेशे से प्राप्त की जाती है। भेड़, बकरी, याक, लामा, ऊँट, ये सभी हो गया आपका। भेड़ की रोएदार त्वचा पर 2 प्रकार के रेशे होते हैं। एक दाढ़ी के रूप रूखे वाला बाल, त्वचा के निकट अवस्थित तंतुरूपी मुलायम बाल। तंतुरूपी बाल जो होता है उसको कर्तित ऊन बनाने के लिए रेशेदार प्रदान किया जाता है। और भेड़ की कुछ नस्लों में केवल तंतुरूपी मुलायम बाल ही पाया जाता है। भेड़ में तो कुछ होता है जो तंतुरूपी मुलायम बाल ही पाया जाता है। देखिए, वर्णात्मक प्रजनन की बात करते हैं। तंतुरूपी मुलायम बालों जैसे विशेष गुणयुक्त भेड़ें उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। ऊन प्रदान करने वाले जंतु हमारे देश के विभिन्न भागों में भेड़ों की अनेक नस्लें पाई जाती हैं। याक की जो ऊन होता है ये हमारे तिब्बत और लद्दाख में पाया जाता है, प्रचलित है। अंगोरा बकरी जो जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। ऊँट के शरीर के बालों का उपयोग भी ऊन के रूप में किया जाता है, याद रखिएगा। दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और एल्पैका से भी ऊन पाया जाता है। पश्मीना शॉल कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट मुलायम बाल, जिसको फर बोलते हैं, होते हैं। इनसे बेहतरीन शॉलें बनाई जाती हैं जिन्हें पश्मीना शॉल कहते हैं, जो कि बहुत ही कॉस्टली आता है दोस्तों, याद रखिएगा। और ये इतना ज़्यादा मतलब अच्छा होता है कि अगर पश्मीना शॉल अगर एक आप ओढ़ लिए तो बिहार जैसे, यूपी जैसे स्टेट में आपको ठंडा कभी नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ठंडा जो होता है मीडियम में होता है, ना ही ज़्यादा ना ही कम। भेड़ पालन की बात करते हैं। जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब जगह पे भेड़ पालन होता है। पंजाब में भी होता है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात मैदानी क्षेत्र में भी होता है ना। सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्र में भी भेड़ का पालन होता है। उनकी कटाई की बात करते हैं। भेड़ के बालों की त्वचा को पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है ना। अभिमार्जन, देखिए, त्वचा से उतारे गए बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है, जिससे उनकी चिकनाई, धूल और गर्द निकल जाए। यह प्रक्रम अभिमार्जन कहलाता है। मतलब जब उसका पूरा प्रोसेस होता है कि बाल को काट के हटाया जाता है, फिर उसको धोया जाता है, फिर उसको थोड़ा सा चिकन बनाया जाता है, चिकनाई किया जाता है, धूल और गर्दा को उसकी बॉडी से हटाया जाता है, साफ़ किया जाता है, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, अभिमार्जन कहते हैं। प्रक्रम देखिए क्या होता है। ऊन की कटाई पहले होता है, फिर जाकर अभिमार्जन होता है, फिर उसकी छटाई किया जाता है, फिर बर की छटाई होता है, फिर रंगाई, फिर रीलिंग किया जाता है। ये सब सारा प्रोसेस है ना ऊन बनाने का। रेशम देखिए क्या होता है। रेशम मतलब जिसको सिल्क के नाम से जानते हैं। रेशे की जानतब रेशे से होते हैं। रेशम के कीट रेशम के फाइबरों को बनाते हैं। सेरीकल्चर देखिए क्या होता है। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना, रेशम कीट पालन सेरीकल्चर जिसको कहते हैं। रेशम कीट देखिए कह रहा है कि मादा रेशम कीट अंडे देती है जिनसे लावा निकलता है ना, जो कैटरपिलर या रेशम कीट कहलाता है। प्यूपा किसको बोलते हैं। कुछ कायांतर करने वाले कुछ कीटों के जीवन चक्र की एक अवस्था का नाम है। यह कायांतर के दौरान होने वाले 4 अवस्थाओं में से एक अवस्था होती है। एक कीटों के कायांतर की 4 अवस्थाएं ये हैं, जिससे भ्रूण हो गया, जिसको एम्ब्रॉय बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। डिम्ब जिसको लावा, प्यूपा तथा पूर्ण कीट या फिर पूर्णक जिसको इमिको बोलते हैं। चलिए ये भी चैप्टर खत्म हो गया रेशम से। चलते हैं 4 की। अब देखिए ऊष्मा की बात करते हैं। ऊष्मा में देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे। ऊष्मा किसको बोलते हैं। ऊर्जा का एक रूप है जो ताप के कारण होता है। ऊर्जा क्या होता है, एक ताप के कारण होता है। किसी पदार्थ के गर्म या ठंड होने के कारण उससे जो ऊर्जा होती है उसे उसमें ऊर्जा कहते हैं। इसका मात्रक भी जूल होता है ना। इसे कैलोरी में भी व्यक्त किया जाता है। किसमें व्यक्त किया जाता है, कैलोरी में भी व्यक्त किया जाता है। ताप की बात करते हैं। किसी वस्तु की उष्णता के माप को क्या कहते हैं, ताप कहते हैं। थर्मामीटर ताप मापने के लिए उपयोग क्या थर्मामीटर कहते हैं, जो जिससे क्या होता है टेम्परेचर को मापा जाता है, उसको थर्मामीटर कहते हैं। अब देखिए डॉक्टरी थर्मामीटर होता है। मतलब थर्मामीटर 2 टाइप्स का होता है। एक डॉक्टरी वाला होता है जिससे कि जिस तापमात्रा में हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं, है ना। और दूसरा होता है लेबोरेटरी होता है। सेल्सियस स्केल देखिए ताप मापने के स्केल जिसे सी द्वारा दर्शाते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर में हम 35 से 42 सेल्सियस तक ही माप सकते हैं। आपके शरीर का ताप को सदैव इसके मात्रक सी के साथ व्यक्त करना चाहिए। मानव शरीर का समान ताप कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मानव शरीर का ताप समानता 35 से कम तथा 42 से अधिक नहीं होता। 35 से कम, 42 से अधिक नहीं होता। इसलिए थर्मामीटर का परिसर 35 से 42 सेल्सियस तक ही होता है। प्रयोगशाला में ताप मापी की बात करते हैं, मतलब लेबोरेटरी की बात करते हैं। अन्य वस्तुओं के ताप मापने के लिए तापमापी प्रयोगशाला तापमापी है।
प्रयोगशाला तापमान का प्रतिशत 10 से लेके 110 सेल्सियस तक होता है। मौसम की रिपोर्ट देने के लिए अधिकतम जो है माइनस न्यूनतम तापमापी का प्रयोग किया जाता है। ऊष्मा हस्तांतरण की बात करते हैं। देखिए, जब किसी बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं तो वह तप्त हो जाता है, मतलब गर्म हो जाता है। ऊष्मा बर्तन से परिवेश की ओर हस्तांतरित हो जाता है। ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु की अपेक्षा की ठंड वस्तु की ओर प्रवाहित होता है, उसको बोलते हैं ऊष्मा का हस्तांतरण, है ना। चलिए कि चालन क्या होता है? चालन होता है, देखिए चालन क्या होता है। हालांकि चालन हुआ परिक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर हस्तांतरित होता है, उसको क्या बोलते हैं? चालन बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टर। चालक देखिए क्या होता है, जो पदार्थ ऊष्मा को आसानी से जाने देता है उसको ऊष्मा का चालक कहते हैं। जैसे एल्युमिनियम हो गया, लोहा हो गया, तांबा हो गया। अब कुचालक की बात करते हैं। जो पदार्थ अपनी ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देता उसको ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। जैसे प्लास्टिक होगा, लकड़ी हो गया, है ना। संवहन की बात करते हैं। संवहन द्रवों तथा गैसों में संवहन द्वारा हस्तांतरित होता है। समुद्री समीर की बात करते हैं। समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्री कहते हैं। तो जब समुद्र की ओर से वायु आता है उसको क्या बोलते हैं? समुद्री समीर कहते हैं। तटीय क्षेत्र में दिन के समय में स्थल शीघ्र गर्म हो जाता है। और स्थल समीर क्या होता है? स्थल से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है ना, उसको क्या बोलते हैं? थल समीर बोलते इसको लैंड ब्रिज बोलते हैं, इसको सी ब्रिज बोलते हैं, याद रखिएगा। रात्रि में समुद्र का जल धीमी गति से ठंडा होता है, रात के समय में। विकिरण देखिए क्या होता है। सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा एक अन्य परिक्रम द्वारा आता है, उसको विकिरण कहते हैं। सभी गर्म पिंड विकिरण के रूप में ऊष्मा विकर्षित करते हैं। जितने भी सभी जो गर्म पिंड विकिरण के रूप में ऊष्मा को विकिरित करते हैं। कुछ भागों में परिवर्तित हो जाता है, कुछ भाग अवशोषित हो जाता है, कुछ भाग परंपरागत हो सकता है। गर्मियों में हम हल्के रंग के वस्त्रों को पहनते हैं और सर्दियों में हम लोग गहरे रंग का कपड़ा पहनना पसंद करते हैं, वो विकिरण के कारण ही होता है, ठीक ना। एसिड की बात करते हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट दोस्तों देखिए क्वेश्चन लिया हुआ, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट सब है इसको बोलते हैं, इसको नोट्स ये एनसीईआरटी का नोट्स है ना। इसलिए आप लोग क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा, है ना। देखिए अम्ल, क्षारक और लवण। देखिए अम्ल की बात करते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें अम्ल होता है। एसिड शब्द की उत्पत्ति लेटिन शब्द एसियर से हुआ है, जिसका अर्थ होता है खट्टा, है ना। एसिड शब्द का उत्पत्ति किससे हुआ? लेटिन शब्द से हुआ, जिसका जो एसियर शब्द से हुआ। दही, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरके का स्वाद खट्टा होता है ना। क्षार की बात करते हैं। क्षार स्वाद में कैसा होता है? क्षार स्वाद में कड़वा होता है। ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगता है उसको क्षारक कहते हैं। सूचक की बात करते हैं। कोई पदार्थ अम्लीय अथवा क्षारकीय है, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है, उसको सूचक बोलते हैं। लिटमस सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले प्राकृतिक सूचक लिटमस होता है। इसे लाइकेन से निष्कासित किया जाता है। लाइकेन में अम्लीय विलयन मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है। लाइकेन में क्षारीय विलयन मिलाया जाता है तो यह नीला हो जाता है। लाइकेन में जब अम्लीय विलयन को मिलाया जाएगा तो वो क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। और जब क्षारीय विलयन को मिलाया जाता है क्या होता है? वो नीला हो जाता है। याद रखिएगा, क्षारीय तो नीला, अम्लीय तो लाल। यह लाल और नीले लिटमस के रूप में उपलब्ध होता है। उदासीन विलयन देखिए कारण। ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं कर सकता है उसको उदासीन कहते हैं। अब देखिए उदासीनीकरण कहते हैं। किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली विक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रिया में ऊष्मा के निमुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होता है। अम्ल देखिए अम्ल प्लस क्षार जो होता है, लवण प्लस जल बनता है। उदाहरण के लिए HCl और NaOH को मिलाया जाएगा तो क्या होगा? सोडियम क्लोराइड और जल प्लस ऊष्मा देगा ये। फिनोप्थेलिन देखिए क्या होता है? जिसका अभी तक उपयोग नहीं किया है उसे फिनोप्थेलिन कहते हैं। और देखिए अपाचन, हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। भोजन के पाचन में हमारी सहायता करती है ना। लेकिन आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा में होने से अपाचन हो जाता है। आमाशय में जब अम्ल की मात्रा जब अधिक हो जाता है तो क्या? तो अपाचन होता है, अनडाइजेस्ट हो जाता है। चींटी का डंक की बात करते हैं। जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में अम्लीय डाल देती है। डंक के प्रभाव को नमीयुक्त
खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा केलेवाइन विलयन जो होता है मिलाकर उदासीन किया जाता है, जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। आप लोग बताइएगा ज़रा, चींटी के डंक में है ना कौन सा एसिड पाया जाता है? चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? ये पाया जाता है फार्मिक एसिड, याद रखिएगा। फार्मिक बोलते हैं या फिर मेथेनोइक बोलते हैं। फार्मिक एसिड या मेथेनोइक बोलते हैं, ठीक है। तंबाकू में क्या पाया जाता है बताइए ज़रा? तंबाकू में जो होता है इसमें क्या पाया जाता है? इसमें कौन एसिड पाया जाता है? तंबाकू में जो है आपका निकोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तंबाकू में आपका निकोटीन पाया जाता है, निकोटीन पाया जाता है, ठीक है। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। और फिर जाके दूध में आपका क्या, दूध में आपको बताइए, दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। चाय में एथीन पाया जाता है, ठीक है। ये सब आपका एसिड है, याद रखिएगा। देखिए मृदा उपचार की बात करते हैं। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय अथवा अत्यधिक क्षारकीय हो तो पादपों की वृद्धि अच्छी नहीं होती है। मृदा अत्यधिक अम्लीय होने पर उसे बिना बुझा हुआ छूना जैसे क्षारकों में उपचारित किया जाता है। यदि मृदा क्षारकीय हो तो इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैव पदार्थ जैसे कंपोस्ट खाद होता है, मृदा में अम्ल का नियुक्त करते हैं, जिससे क्या होता है कि मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ बन जाता है। कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों व नदियों में विसर्जित करने से पहले क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उसे उदासीन किया जाता है, तब जाकर उसको नदी में पानी को डाला जाता है, जिससे क्या होता है कि नदी का पानी ज़्यादा मतलब गंदा नहीं हो पाता है। देखिए भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की बात करते हैं, है ना। दैनिक जीवन में हमें अपने आसपास बहुत से परिवर्तन दिखाई देते हैं। इन परिवर्तनों में एक या अधिक पदार्थ सम्मिलित हो सकते हैं। व्यापक रूप से परिवर्तन जो है दो प्रकार का होता है, एक भौतिक परिवर्तन होता है और एक रासायनिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन देखिए वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुण परिवर्तन हो जाता है, उसके भौतिक परिवर्तन कहते हैं। पदार्थ के आकार, साइज, रंग, अवस्था जैसे गुण भौतिक गुण कहलाते हैं। और इसमें आपका वाटर हो जाएगा एग्जाम्पल में। रासायनिक परिवर्तन की बात करते हैं, वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, है ना। देखिए भौतिक परिवर्तन वो होता है, मैं बताता हूँ, मैं समझाता हूँ आप लोगों को कि जिसमें क्या होता है, कोई पदार्थ बनता है, कोई पदार्थ बने और फिर मतलब उससे बनने के बाद क्या होता है, कोई रूप बने, कोई रंग, कोई साइज, कुछ भी मतलब बन गया, फिर जाके फिर वो जो ओरिजिनल उसका पार्ट में फिर जाके वो रिपीट हो जाता है ना। जो ओरिजिनल पार्ट होता है उसका जो होता है उसमें वो पुनः वो चेंज हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। लेकिन केमिकल में क्या होता है कि वो जो कोई ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, जो चीज मतलब कि चेंज हो जाने के बाद क्या होता है कि पुनः वो रिपीट नहीं हो पाता। नया है तो नया ही रहेगा। जैसे एग्जांपल में आप ले सकते हैं केमिकल चेंजिंग में आपका क्या चीज़ कि रोटी का बन जाना, है ना, रोटी बन गया, दूध से दही बन जाना, है ना, चाय बन जाना, है ना, ये सब आपका क्या हो जाएगा, केमिकल चेंजिंग हो जाएगा, याद रखिएगा। अब आगे देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे, जैसे भोजन की बात करते हैं, है ना। भोजन की बात करता है, भोजन का पाचन जो है फलों को पकना, अंगूरों का किण्वन आदि, ये सब आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा भौतिक परिवर्तन की बात कर रहा है। जब लोहा पानी तथा ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो जंग लग जाता है। हवा या ऑक्सीजन की, ये भी आपका क्या होगा, लोहे में जंग लगना क्या, केमिकल चेंजिंग हो जाएगा। लोहे के चाकू, हथौड़े, पेचकस या किसी अन्य औजारों को किसी नमी वाले स्थान में कुछ दिन रख देते वो भी क्या होता है, आपका ब्राउन कलर का हो जाता है। इसका जो रासायनिक सूत्र क्या होता है, Fe2O3 होता है। पेंट करने से लोहे के पदार्थ का ऊपरी भाग छुप जाता है, वह वायु के साथ सीधे संपर्क में नहीं आ पाता, जिसके कारण उसमें जंग नहीं लगता। इसलिए पेंट करने से हम लोहे कि उस पदार्थ को जंग लेने से बचा सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन की बात करते हैं, निम्न घटनाएं भी हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, किसी गैस का बनना हो सकता है, सब रासायनिक परिवर्तन के द्वारा हो सकता है। ध्वनि का उत्पन्न हो सकता है, किसी नए गंध का बनना हो सकता है, उष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण हो सकता है। क्रिस्टलीकरण देखिए क्या होता है, किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उनके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं, यह क्रिस्टलीकरण कहलाता है। यह भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, क्रिस्टलीकरण। देखिए मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन की बात करते हैं। सबसे पहले देखिए दैनिक मौसम की रिपोर्ट में पिछले 24 घंटे में ताप, आर्द्रता और वर्षा के बारे में बताता है। मतलब दैनिक मतलब की बात करेगा, जो क्या होता है, जो डेली का जो होता है उसके बारे में बताया जाता है, उसको दैनिक बोलते हैं। मौसम देखिए, किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाता है ना। तापमान, आर्द्रता,
अन्य कारक मौसम होता है। मौसम क्या होता है? जो डेली बताता है, डेली का जो होता है उसको क्या होता है? मौसम बोलते हैं। मौसम की रिपोर्ट भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा तैयार किया जाता है ना। मौसम मौसम की रिपोर्ट के लिए अधिकतम न्यूनतम तापमान का प्रयोग किया जाता है। मौसम में सभी परिवर्तन किसके द्वारा होता है? सूर्य के द्वारा ही होता है। अब देखिए जलवायु की बात करते हैं। देखिए जलवायु की बात करते हैं। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत को क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। अब आर्द्रता देखिए, ह्यूमिडिटी की बात करते हैं। वायु में किसी भी समय जलवाष्प मात्रा को क्या कहते हैं? वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे क्या कहते हैं? आर्द्र कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा कम होती है तो उसे शुष्क कहते हैं, है ना, शुष्क कहते हैं। जैसे लद्दाख जो है, लद्दाख का लेह जो कैसा ठंडा है, राजस्थान का चूरू गर्म है, मेघालय का माथेरान वर्षा वाला प्लेस है। माथेरान का मानसून का जो आगमन होता है केरल में सबसे पहले होता है। मानसून की वापसी सबसे पहले कहाँ होता है? तमिलनाडु में होता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट सब दोस्तों है, बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है ये सब चीज़। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी सबसे मेन चीज़ है, पढ़ाई का सबसे मेन सोर्स। देखिए वर्षा को वर्षा मापी मापक यंत्र से मापा जाता है। जलवायु और अनुकूलन की बात करते हैं। जंतु उन स्थिति में उनके लिए जीने के लिए अनुकूल होता है, उन्हें क्या कहते हैं? अनुकूल क्या कहते हैं? जलवायु और अनुकूलन कहते हैं। सबसे पहले अनुकूलन की बात करते हैं। देखिए जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाता है उसको अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन क्या कहते हैं? इसमें एडेप्टेशन कहते हैं। एडेप्टेशन, ADAPTATION, है ना, एडेप्टेशन कहते हैं। अब देखिए स्थलीय आवास की बात करते हैं। स्थल मतलब ज़मीन की बात करते हैं। पर पाए जाने पौधे जंतु को स्थलीय आवास कहते हैं। वन, घास के मैदान, स्थल रूपी मस्तमल स्थल, तटीय पर्वतीय क्षेत्र हो जाए सब स्थल रूपी हो जाएगा। अब जलीय आवास की बात करते हैं। जो जल में होता है जैसे कि जलाशय, दलदल, झील, नदियाँ एवं समुद्र, जहाँ पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं उसको क्या कहते हैं? जलीय आवास कहते हैं। अनुकूलित कहते हैं। जंतु उन परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होते हैं जिसमें वो वास करते हैं, जहाँ पे वो रहते हैं, जहाँ पे बॉडी उसको क्या करे? कंजर्व कर जाए। अब देखिए चरम जलवायु बोलते हैं उष्णकटिबंधीय और ध्रुवीय क्षेत्र जहाँ की चरम जलवायु परिस्थिति होती है उसको क्या कहते हैं? चरम जलवायु बोलते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र की बात करते हैं। ध्रुवों में 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता, 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता है, मतलब कह सकते हैं 6 महीने का दिन 6 महीने का रात होता है। ध्रुवीय क्षेत्र जो है ये क्षेत्र सदैव बर्फ से ढके रहते हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव बियर और पेंगुइन यहाँ रहते हैं। ग्रीनलैंड इसे कौन कौन प्लेस है? देखिए ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अमेरिका, अलास्का है। अमेरिका का पार्ट है ये अलास्का। रूस के साइबेरिया क्षेत्र जो है ये आपका ध्रुवीय क्षेत्र है, यहाँ ठंडा बहुत ज़्यादा होता है। ध्रुवीय क्षेत्र देखिए क्या कर रहा है। जंतु कुछ विशेष गुण के कारण जैसे शरीर पर श्वेत बाल होता है, सूंघने की तीव्र शक्ति, त्वचा के नीचे वर्षा की परत होता है, तैरने और चलने के लिए चौड़े और लंबे नखरे आदि का कारण अधिक सर्द जलवायु के लिए अनुकूलित होता है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन की बात करता है। उष्णकटिबंधीय वर्षा क्षेत्र जो है ये प्रकार जलवायु सामान्यतः गर्म होता है ना, क्योंकि ये क्षेत्र भूमध्य रेखा के आसपास ही स्थित होता है। सर्दियों में तापमान सामान्यतः 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। गर्मियों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है। इन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में वर्षा होता है। बताइए हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होता है? इंडिया का पूरी धरती पर सबसे ज़्यादा बारिश होता है मासिनराम, है ना, मेघालय के मासिनराम के चेरापूंजी नामक स्थान पे। भारत में पश्चिमी घाटों और असम में पाया जाता है, ये भी देखिए। सतत गर्मी और वर्षा के कारण इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु पाए जाते हैं, है ना। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में जंतु इस प्रकार अनुकूलित होते हैं कि उन्हें अन्य प्रकार के जंतुओं से भिन्न भोजन और आश्रय की आवश्यकता होती है ताकि उनमें परस्पर स्पर्धा कम से कम हो। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में रहने वाले जंतुओं के कुछ अनुकूलन में वृक्षों पर आवास, मजबूत पूंछ का विकास, लंबी और विशाल चोंच होता है, चटख रंग होता है, तीखे पैटर्न प्रतिरूप होता है, तीव्र स्वर ध्वनि होता है, जैसे तेज आवाज़ होता है इसका, फलों का आहार, सुनने की संवेदनशील शक्ति होता है, तीव्र दृष्टि होता है इसका, मोटी त्वचा भी होता है, परभक्षियों से बचने के लिए छतावरण की क्षमता आदि सम्मिलित होता है इसमें। चलिए ये भी खत्म हुआ, चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे 8 पे, पवन तूफान और चक्रवात पे। कि पवन तूफान और चक्रवात में कह रहा है कि वायु दाब की बात करता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब, है ना, वायु दाब कहलाता है।
पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब को क्या कहते हैं? वायु दाब कहते हैं। हमारे आसपास की वायु दाब होता है। पवन पवन की बात करते हैं। देखिए, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर और वायु की गति को पवन कहते हैं। जब उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब के क्षेत्र को क्या कहते हैं? उच्च दाब क्षेत्र से निम्न वायु दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। पवन सदैव अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करता है। गतिशील वायु पवन कहलाती है। पवन का वेग बढ़ने से वायु दाब वास्तव में कम हो जाता है। ठीक है। गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार हो जाता है। गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा हल्का होता है। आप लोगों को दोस्तों एक खुशखबरी बता रहा हूँ। देखिए, आज 15 तारीख है ना। आज के पेपर में हिंदुस्तान में दिया हुआ है, आप लोग जाकर देख सकते हैं कि 4300 बिहार चालक का, है ना, बिहार पुलिस चालक का वैकेंसी आने वाला है बहुत ही जल्दी। उसके बाद जाके आपको बहुत ही जल्दी एसआई का वैकेंसी मिलने वाला है। ठीक है। तो देखिए, इसे इतना एग्ज़ाम आने वाला है और ऊपर से आप लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो बहुत बड़ा काम करेगा, है ना। बहुत ही बड़ा काम करेगा ये, चूँकि एनसीईआरटी आपका बेस बना रहा है। आपको लग रहा होगा कि सर ये क्या बोरिंग क्लास करवा रहे हैं, लेकिन आप लोग समझ में अभी नहीं आएगा। अभी तो आप लोग पढ़िए आराम से। ठीक है। फिर बाद में जब इसका रिजल्ट देखिएगा, जब एग्ज़ाम में जाइएगा, जब देखिएगा, तब कहिएगा वाओ सर, है ना, समझिए सर आपने क्या कमाल कर दिया कि मतलब कि मेरा एक भी क्वेश्चन ही नहीं छूटा, क्योंकि आपका बेस बन रहा है। समझ गए ना। इसलिए बेस को पढ़िए। आप लोग को लग रहा होगा कि हम फिर से बच्चा बन गए हैं, है ना। बच्चे बनिए, पढ़ने के लिए आदमी कुछ भी करता है। चलिए देखिए, पवन धाराएँ की बात करता है ना। पृथ्वी के वायुमंडल में पवन धाराएँ उत्पन्न होती हैं। पृथ्वी का आसमान रूप से गर्म होने के कारण उत्पन्न होती है। भूमध्यरेखीय और ध्रुवीय क्षेत्रों का आसमान रूप से गर्म होना, थल और जल का आसमान रूप से गर्म होना, गर्म मानसून हवाएं अपने साथ क्या करता है? जलवाष्प को लाता है, जिससे क्या होता है? वर्षा होता है। वर्षा कैसे होता है? भूमध्यरेखीय और ध्रुवीय क्षेत्रों का आसमान रूप से गर्म हो जाना, थल और जल का आसमान रूप से गर्म हो जाना, गर्म मानसून हवाएं अपने साथ जल को जब लाता है तो वर्षा होता है। ग्रीष्म काल की बात करते हैं। देखिए, दक्षिण पश्चिम दिशा से मानसून, दक्षिण और पश्चिम, है ना, दक्षिण पश्चिम दिशा से मानसून को निर्मित होता है, यह ग्रीष्मकाल होता है। शीतकाल की बात करते हैं। उत्तर पश्चिम के अपेक्षाकृत ठंडे स्थानों से आती है, यह होता है आपका शीतकाल होता है ना। अब देखिए, तरित झंझावात की बात करते हैं। झंझा के साथ तरित भी गिरे तो उसे तरित झंझावात कहते हैं, है ना। कम वायुमंडलीय दबाव के क्षेत्र के चारों ओर गर्म हवा की तेज आंधी चलती है, वह चक्रवात कहलाता है। दक्षिणी गोलार्ध में इन गर्म हवाओं को चक्रवात के नाम से जानते हैं और ये घड़ी की सुई के चलने की दिशा होती है। उत्तरी गोलार्ध में इन गर्म हवाओं को हरिकेन या फिर टाइफून कहा जाता है। ये घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घूमती है, चूँकि और क्या होता है? ये बहुत ही फास्ट होता है और बहुत ही जानलेवा होता है। टॉर्नेडो देखिए क्या कह रहा है। टॉर्नेडो गहरे रंग का, ये क्या होता है? गहरे रंग का कीप आकार का बादल होते हैं। इनकी कीप जैसी संरचना आकाश से पृथ्वी तल की ओर आती हुई प्रतीत होती है। उपग्रहों तथा रडार जैसी उन्नति प्रौद्योगिकी की सहायता से चक्रवातों को मॉनिटर करना आसान हो गया है अभी प्रेजेंट टाइम में, है ना। क्योंकि जब ये आता है तो पूरा एकदम भयानक रूप होता है इसका। देखिए, मृदा की बात करते हैं। मृदा की ऊपरी परत है, मृदा पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, जो पृथ्वी की वृद्धि के लिए प्राकृतिक माध्यम प्रदान करता है। 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं तथा उसके बिना इस पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व असंभव है। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। मृदा की परत की बात करते हैं। इसमें क्या क्या होता है? ये ह्यूमरस होता है। क्या होता है? ह्यूमरस होता है, जल मृत्तिका, बालू, बजरी आदि ये सब होता है। ह्यूमस देखिए क्या होता है? मृदा में उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थ को क्या बोलते हैं? ह्यूमस कहते हैं। अपक्षय, पवन, जल और हिम की क्रिया से चट्टानों के टूटने पर मृदा का निर्माण होता है। यह परिक्रम अपक्षय होता है। मृदा परिच्छेदिका, किसी स्थान की मृदा परिच्छेदिका वहाँ की मृदा की विभिन्न परतों का परिच्छेद है। संस्तर स्थितियाँ, प्रत्येक परत स्पर्श, रंग, गहराई और रासायनिक संगठन में भिन्न है, जिसे संस्तर स्थितियाँ कहते हैं। शीर्ष मृदा, सबसे ऊपर वाली जो संस्थिति जो होती है ना, जो गहरे रंग का होता है, क्योंकि इसमें बहुत ह्यूमरस और खनिजों से ये भरा होता है, इसलिए इसको कहते हैं शीर्ष मृदा कहते हैं। शीर्ष मृदा
कृमियों, कृंतकों, छुछुंदर अनेक जीवों को आवास प्रदान करता है। छोटे पादपों के जरिए पूरी तरह से शीर्ष मृदा में ही रहता है। क्या रहता है? शीर्ष मृदा में ही रहता है। मध्य परत की बात करते हैं। शीर्ष मृदा से नीचे की परत में ह्यूमस कम रहता है, लेकिन खनिज अधिक होता है। यह परत समान अधिक कठोर और अधिक शांत होता है। आधार सेल की बात करते हैं। जो दरारों और विद्रोह युक्त सेलों के छोटे ढेलों की बनी होती है, उसको फावड़े से खोदना कठिन होता है, तो आधार सेल कहते हैं। देखिए मृदा आया। सेलों, कणों और ह्यूमस का मिश्रण मृदा कहलाता है। सेलों, कणों और ह्यूमस का मिश्रण क्या होता है? ये आपका मृदा कहलाता है। बैक्टीरिया, पादप, केंचुए आदि जीवें भी मृदा के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। बलुई मृदा देखिए क्या होता है? मृदा में बड़े कण के अनुपात होता है ना। और मिनमय मृदा क्या होता है? मृदा में बारीक कणों का अनुपात होता है। बारीक मतलब छोटा कण का होता है, उसको मिनमय कहते हैं, है ना। दुमटी मृदा, मृदा के बड़े और छोटे कणों को लगभग समान होता है ना, जो कि क्या होता है? दुमटी मृदा होता है। मृत्तिका मृदा देखिए, ये सबका नाम आप लोग सुने हैं? पहली बार लगता है आप लोग सुने होंगे ये सबका नाम। देखिए मृत्तिका, चूँकि ये प्योर हिंदी है ये, ठीक है ना, और प्योर हिंदी है तो आप लोग समझ सकते हैं कि आपका और एग्ज़ाम में जो है आपका क्या करता है, ये प्योर हिंदी ही आता है। और जो हमको लगता है कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछ दिया पता ही नहीं चलता है। देखिए मृत्तिका मृदा, मृदा के कण बहुत छोटे होने के कारण परस्पर जुड़े रहते हैं। गाद की बात करते हैं। गाद मृदा कणों के मिश्रण होता है। चिकनी मृदा, मृत्तिका मिट्टी का उपयोग बर्तनों, खिलौनों, मूर्तियों को बनाने में किया जाता है, उसको कहते हैं चिकनी मिट्टी कहते हैं। देखिए मृदा के गुण के किसका क्या क्या गुण होता है? मिट्टी में पानी अवशोषित हो जाता है। मृदा में जल वाष्पित होकर ऊपर उठता है। मृदा में जल अंतःस्वरण दर की गणना करता है। जल की मात्रा ml होता है। अंतःस्वरण ml mm, ये देखिए सब दिया हुआ। पवन वर्षा ताप, प्रकाश और आर्द्रता द्वारा प्रभावित होता है। जलवायु कारक भी जो मृदा परिच्छेदिका और मृदा की संरचना को परिवर्तन लाते हैं। मृदा के घटक किसी क्षेत्र विशेष में उगने वाले वनस्पति फसलों और किस्म का निर्धारण करता है ना। मतलब मृदा का टाइप, सॉइल का टाइप किस तरह का है ना, जो जिस तरह का सॉइल होगा उस तरह से उसमें क्या होगा? फसल होगा। मृदा और फसल की बात करते हैं। मृत्तिका मतलब चिकनी मिट्टी की बात करते हैं। जो दोमट मृदा गेहूँ, चना और सॉरी दोस्तों, देखिए दोमट मृदा गेहूँ, चना और धान को उगाने के लिए उपयुक्त है। कपास को बलुई दोमट मिट्टी में उगाया जाता है। कपास जो होता है उसको कहाँ पे? बलुई मिट्टी में उगाया जाता है। जल की निकासी आसानी से हो जाती है और पर्याप्त परिमाण में वायु को धारण करती है। जीवों में शोषण देखिए। शोषण सभी जीवों को जीवित रहने के लिए अनिवार्य है ना। यह जीव द्वारा लिए गए भोजन से ऊर्जा को निमुक्त करता है। शोषण द्वारा जो वायु शरीर के अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और जल विखंडन के लिए किया जाता है। यह प्रक्रम में ऊर्जा नियुक्त होता है। जीव की बात करते हैं। जीव की प्रति कोशिका परिवहन, उत्सर्जन, जनन जैसी क्रिया में भूमिका निभाती है। कोशिकीय शोषण की बात करते हैं। कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रम में ऊर्जा होती है, जिसे कोशिकीय शोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिकीय शोषण कहते हैं। सभी जीवों की कोशिकाओं में कोशिकीय शोषण होता है। वायवीय शोषण, जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है। जब ग्लूकोज जो होता है उसका विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो वायवीय शोषण होता है। क्या होता है? वायवीय शोषण कराता है। और वायवीय शोषण जो क्या होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी भोजन क्या होता है? विखंडित होता है ना। यह प्रक्रम अवायवीय शोषण कहलाता है। भोजन के विखंडन से भी ऊर्जा प्राप्त होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में देखिए ग्लूकोज है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊर्जा, ये सब चीज़ होता है। अनेक जीव वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकता है। अनेक जीव है लेकिन हम लोग नहीं रह सकते। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज है, देखिए वही दिया, एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। ईस्ट की बात करते हैं। ईस्ट एक कोशिका जीव है। यह अवायवीय रूप से शोषण करते हैं। इस प्रक्रिया के समय एल्कोहल निर्मित करता है। व्यायाम करते समय हमारे शरीर की कुछ पेशियां अवायवीय द्वारा शोषण की अतिरिक्त मांग को पूरा करता है ना। जैसे लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बोलेगा ग्लूकोज तो क्या करेगा? लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा देगा। अनेक जीव वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज की बात करेगा तो एल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा हो गया। ठीक है। शोषण की बात करते हैं। ऑक्सीजन से समृद्ध वायु के अंदर खींचना और कार्बन डाइऑक्साइड को समृद्ध रूप से बाहर करना को क्या बोलते हैं? शोषण बोलते हैं।
रेस्पिरेशन जिसको बोलते हैं। अंतर श्वसन की बात करते हैं, इनहेलेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन के समृद्ध वायु को बाहर निकालना अंतर श्वसन कहलाता है। मतलब कि क्या होता है, एक्सेलेशन होता है कि ऑक्सीजन के समृद्ध वायु को, मतलब ऑक्सीजन के समृद्ध वायु को क्या बाहर निकालना क्या बोलते हैं, अंतर श्वसन बोलते हैं। और उद्श्वसन होता है कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना उद्श्वसन होता है। मतलब इनहेलेशन पहला वाला हो गया, दूसरा वाला क्या हो गया, एक्सेलेशन हो गया। श्वसन दर देखिए, कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है उसकी श्वसन दर कहलाता है ना। सांस का अर्थ है एक अंतर श्वसन और एक उच्च श्वसन होता है। कोई व्यक्ति विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में औसत 15 से 18 बार सांस लेता है और बाहर निकालता है। अधिक व्यायाम करने पे श्वसन दर 25 बार हो जाता है। तो हमारा स्पीड जो होता है देखते हैं सांस का ज़्यादा हो जाता है। सामान्य व्यक्ति हर मिनट में 15 बार सांस लेता है, पूरे दिन में लगभग 21,600 बार सांस लेता है। हम श्वसन कैसे लाते हैं, हम अपने नथुनों मतलब नस द्वारा अंदर लाते हैं और नाक और मुंह उद्घाटन जो बाहरी हवा को फेफड़ों में जाने की अनुमति देता है। ग्रसनी मतलब गला की बात करते हैं, नाक और मुंह से स्वर यंत्र तक हवा को निर्देशित करता है। स्वर यंत्र वायु को श्वास नली की ओर निर्देशित करता है और इसमें स्वर के लिए मुखर तार होते हैं। श्वास नली बाएं और दाएं ब्रोंकियल ट्यूबों में विभाजित होती है, जो बाएं और दाएं फेफड़ों में हवा को नियंत्रित करता है। फेफड़ों की बात करते हैं, छाती गुहा में युग्मित अंग जो रक्त और वायु के बीच गैस विनिमय को सक्षम करता है। फेफड़ों को 5 पालियों में बांटा गया, फेफड़ों को जो है 5 पालियों में बांटा गया, ठीक है। ब्रोंकाइल ट्यूब, फेफड़ों के भीतर नलिकाएं जो हवा को ब्रोंचिओल्स में निश्चित करता है, फेफड़ों से हवा को बाहर निकालने देती है। अब देखिए ब्रोंकोइल ट्यूब की बात करता है, फेफड़ों के भीतर नालिकाएं जो हवा को ब्रोंचिओल्स में निश्चित करता है, फेफड़ों से हवा को बाहर निकालने देती है। ब्रोंकिओल्स देखिए क्या होता है, फेफड़ों के भीतर छोटी ब्रोंकोइल नलिकाएं जो वायु को नियंत्रित करता है, जिन्हें एल्वेली कहा जाता है। एल्वेली देखिए ब्रोंकोइल टर्मिनल थैली जो कोशिकाओं से घिरी होती है उसको क्या कहते हैं, फेफड़ों की श्वसन सतह होती है उसको एल्वेली कहते हैं। पल्मोनरी धमनियाँ क्या होता है, देखिए रक्त वाहिका है जो ऑक्सीजन रहित रक्त को, तो कि हमारा रक्त वाहिका है जो जिसमें ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय से फेफड़ा तक ले जाता है, उसको कहते हैं पल्मोनरी धमनियाँ कहते हैं। फुफ्फुस शिराएँ देखिए क्या होता है, रक्त वाहिकाएँ जो फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त को वापस हृदय तक पहुँचाती है, उसको कहते हैं फुफ्फुस शिराएँ कहते हैं। श्वसन की मांसपेशियों के द्वारा होता है। देखिए डायफ्राम की बात करते हैं। एक्चुअली बात क्या है कि सर्दी इतना ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा ठंडा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पटना में ठंडा हो रहा है और विश्वभर में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। देखिए डायफ्राम की बात करते हैं, पेशीय विभाजन जो छाती गुहा को उदार गुहा से अलग करता है या सांस लेने को सक्षम करने के लिए सिकुड़ता और आराम करता है। इंटरकोस्टल मांसपेशियाँ, पसलियों के बीच स्थित मांसपेशियों के कई समूह जो सांस लेने में सहायता के लिए छाती गुहा को विस्तार और सिकुड़ने में मदद करता है। पेट की मांसपेशियां हवा को तेजी से बाहर निकालने में मदद करता है। हमारे श्वसन तंत्र के अंगों में मुख्यतः की बात करता है, देखिए नासिका, नासामार्ग, ग्रसनी, कंठनली, वायुयान, श्वसनी, श्वासनली तथा फेफड़े, ये सभी क्या होता है, शामिल होता है। जब हम हवा को अंदर खींचते हैं तो इसमें मुख्यतः 79% कितना होता है, 79% जो है नाइट्रोजन और लगभग 21% ऑक्सीजन, 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। श्वसन क्रिया में एक अणु ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्पन तथा लगभग 686 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। हम श्वसन कैसे लेते हैं, हम अपने नथुनों अंदर लेते हैं, नाक और मुंह उदाहरण जो बाहरी हवा को फेफड़ों में जाने की अनुमति देता है। और गला की बात करते हैं, नाक और मुंह से स्वर यंत्र तक हवा को नियंत्रित करता है, ये हमारा प्रश्न है। देखिए स्वर यंत्र की बात करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स बोलते हैं, जिसको लेरिंग्स बोलते हैं इंग्लिश में। देखिए वायु को श्वास नली की ओर नियंत्रित करता है और इसमें स्वर के लिए मुखर तार होता है। श्वास नली विंड पाइप जिसको बोलते हैं, बाएं और दाएं ब्रोंकोइल ट्यूबों में विभाजित होता है, जो बाएं और दाएं फेफड़ों में हवा को नियंत्रित करता है। फेफड़े छाती गुहा में युग्मित अंग जो रक्त और वायु के बीच गैस विनिमय को सक्षम करते हैं। फेफड़ों को 5 पालियों में भी बांटा गया है ना। ब्रोंकोइल ट्यूब है,
फेफड़ों के भीतर नलिकाएं जो हवा को ब्रोंचियोल्स में निश्चित करता है, फेफड़ों से हवा को बाहर निकलने देती है। ब्रोंकियोल्स फेफड़ों के भीतर छोटी ब्रोंकोइल नलिका जो वायु को छोटे वायु कोशों में निश्चित करता है, जिन्हें ब्रोंकोइल कहते हैं। ये लगता है रिपीट हो गया क्या? रिपीट हो गया, रिपीट हो गया था दोस्त, इसलिए लग रहा था कि ये रिपीट हो गया। यहाँ से देखिए, जंतुओं में श्वसन की बात करते हैं। गाय, भैंस, कुत्ते, बिल्ली जैसे जीवों में श्वसन अंग और श्वसन परिक्रम मानव के समान होता है। कॉकरोच देखिए, कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का जाल बिछा होता है। केंचुआ की बात करते हैं, केंचुआ में गैसों के विनिमय उनकी आदत त्वचा के द्वारा होता है। मछली में कुलम या गिल के द्वारा होता है। पादप में प्रत्येक अंग वायु से स्वतंत्र रूप में ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त करते हैं। जंतुओं और पादपों में परिवहन की बात करते हैं। चलिए दोस्तों, आगे की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कारण कि सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन, जल, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जंतुओं की कोशिका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन में भूमिका निभाता है ना। परिसंचरण तंत्र देखिए क्या होता है। हृदय और रक्तवाहिनियाँ संयुक्त रूप से हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र बनाती हैं। ठीक है, रक्त की बात करते हैं। रक्त तरल पदार्थ है। रक्त क्या एक तरल पदार्थ है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। प्लाज्मा कहते हैं, रक्त एक तरल से बना है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। हीमोग्लोबिन लाल रक्त की कोशिका होता है ना, जिसमें एक लाल वर्णक होता है जिसमें हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त लाल होता है, ब्लड हमारा लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। श्वेत रक्त कोशिकाएं किसको बोलते हैं? ये कोशिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट करती है जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। प्लेटलेट्स देखिए क्या होता है, रक्त का थक्का बन जाना, उसमें एक अन्य प्रकार की कोशिकाओं को उपस्थिति कारण प्लेटलेट होता है। रक्त वाहिनियाँ जो रक्त को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है। रक्त इस ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के अन्य भागों में करता है। देखिए, रक्त वाहिनियाँ दो प्रकार का होता है, एक धमनी और दूसरा शिरा। धमनी देखिए क्या होता है, हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सही भागों में ले जाता है, वो हमारा धमनियाँ हो गया, है ना। अब शिराएँ देखिए, वह रक्त वाहिनियाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध रक्त होता है, जो इम्प्योर ब्लड होता है, उसको क्या करता है, वो सभी शरीर के सभी भागों से हृदय की ओर ले जाता है ना। फिर हृदय क्या करता है, उसको पूरा एकदम प्योर करेगा, है ना, और प्योर करने के बाद फिर क्या करेगा, धमनी, फिर पूरे बॉडी तक ले जाएगा। नाड़ी स्पंद देखिए, हृदय की धड़कन के कारण धमनियों में होने वाली हलचल की नाड़ी या कब्ज कहते हैं। स्पंदन दर देखिए क्या होता है, प्रति मिनट स्पंदों की संख्या स्पंदन दर कहलाता है। स्वस्थ जो व्यक्ति है उसके बॉडी में कितना होता है, 72 से 80 बार क्या करता है, उसका हार्ट जो है पंपिंग करता है। अब हृदय देखिए, जो रक्त द्वारा पदार्थ के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है या निरंतर धड़कता है। हृदय का चार कक्ष में बांटा गया। ऊपरी 2 कक्ष अलिन कहलाता है, निचले को नीले कहते हैं, है ना। ऊपर में हमारा हार्ट का जो ऊपर में जो पार्ट होता है, जो उसको कक्ष होता है, उसको क्या बोलते हैं, आलिन बोलते हैं, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, नीले बोलते हैं। कक्षों के बीच का विभाजन देखिए, ये दीवारें ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध को परस्पर मिलने नहीं देता है ना। इस स्टेथोस्कोप का यूज कहाँ किया जाता है, हृदय की स्पंदन को मापने के लिए किया जाता है। और इसका जो खोज किया था, किसने किया था बताइए ज़रा। रक्त परिसंचरण की खोज किया था विलियम हार्वे ने किया था, है ना। किसने किया था, विलियम हार्वे ने किया था। और 1578 से 1657 तक जो है ये जिंदा रहे थे, फिर मर गए उसके बाद 1657 में। देखिए, उत्सर्जन क्या कहता है दोस्तों। चलिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं दोस्तों तब तक छोड़ना है नहीं, है ना। आप लोग क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा, बीच में क्लास छोड़ के नहीं जाइएगा, है ना। और कहा जाता है कि जो मेहनत करता है वो एक ना एक दिन सफल ज़रूर होता है दोस्तों, ठीक है। इसलिए क्लास के लास्ट तक आप लोग बने रहिए, और जब तक इसको ख़त्म नहीं करेंगे तब तक आप लोग, हम नहीं अगर कहीं जाएंगे तो आप लोग तो बैठ के सिर्फ सुन रहे हैं, कम से कम सुनने का भी तो कोशिश कीजिए, है ना। पढ़ा तो मैं रहा हूँ। चलिए दोस्तों, आगे शुरू करते हैं। उत्सर्जन सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं, है ना। जो अपशिष्ट पदार्थ हमारे बॉडी से आउट ऑफ होता है, उत्सर्जन में भाग लेने वाले सभी अंग मिलकर क्या करते हैं, उत्सर्जन तंत्र बनाता है। मानव उत्सर्जन तंत्र की बात करते हैं। रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाना चाहिए, है ना।
करा के बी रक्त को छानने के लिए व्यवस्था की आवश्यकता होती है। यह व्यवस्था गुर्दे में उपस्थित रक्त कोशिकाओं द्वारा उपलब्ध की जाती है। उपयोग ई पदार्थ को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ मूत्र के रूप में क्या होता है, पृथक कर लिए जाते हैं। देखिए मूत्र मार्ग की बात करते हैं। मूत्राशय से एक पेशीय नली जुड़ी होती है जिसे क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग कहते हैं। मूत्र रंध्र जिससे मूत्र शरीर बाहर से निकलता है उसको क्या होता है, मूत्र रंध्र। मूत्र रंध्र क्या होता है, जिससे हमारे शरीर से क्या होता है, जो मूत्र होता है, जो पेशाब होता है शरीर से बाहर निकलता है ना, वो मूत्र रंध्र हो जाता है। देखिए बहुत बढ़िया चीज़ दिया हुआ दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। वयस्क व्यक्ति का समानता बोला 24 घंटे में 1 से लेके 1.5 लीटर मतलब 1.8 लीटर मूत्र करता है, तो पेशाब करता है। मूत्र में 95% जल होता है, 2.5% यूरिया होता है, 2.5% जो है अदर कोई अपशिष्ट होता है। लवण और यूरिया जल के साथ स्वर के रूप में शरीर से बाहर निकलता है। हमारे पसीना के रूप में जो बाहर निकलता है क्या निकलता है, लवण और यूरिया, है ना। पक्षी, कीट और छिपकली अर्धघन रूप में यूरिक अम्ल का अवशोषण करते हैं। पादपों में पदार्थों का परिवहन देखिए, पादप जो है मूलों द्वारा जल और पोषक तत्व मृदा से अवशोषित करता है। देखिए करा कि जल और खनिज का परिवहन पादप मूलों द्वारा जल और खनिजों का अवशोषण करता है। मूलों में मूलरोम होते हैं। उत्तक की बात करते हैं, जिसको टिश्यू बोलते हैं इंग्लिश में। किसी जीव में किसी कार्य विशेष को संपादित करता है। जाइलम जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादप में जो उत्समन होता है। फ्लोएम की बात करते हैं। भोजन को पादप के सभी भागों में संवहन द्वारा उत्तक किया जाता है ना। फ्लोएम बोलेगा तो भोजन हो जाएगा और जाइलम बोलेगा तो जल हो जाएगा। जाइलम और फ्लोएम पदार्थों का परिवहन करते हैं। ये हमारे प्लांट में होता है जाइलम और फ्लोएम। वाष्पोत्सर्जन की बात करते हैं। पादप वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा बहुत अधिक जल विनिमुक्त करता है, तो जल बहुत निकालता है। पादप मृदा से खनिज, पोषक तत्व और जल अवशोषित करता है। पादप में देखिए जनन की बात करते हैं, मतलब प्लांट में जनन की बात करते हैं। जनन की विधियों के बारे में देखिए, अधिकांश पादपों में मूल, तना और पत्तियां होता है। जनन के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है लैंगिक, दूसरा होता है लैंगिक। अलैंगिक देखिए क्या होता है, पादप बिना बीजों के ही नए पदार्थ को उत्पन्न कर सकता है ना। अलैंगिक जनन है जिसमें पादपों के मूल, तना, पत्ती, कली ये सब जो है कायिक अंग के द्वारा नया प्लांट बनता है, उसको अलैंगिक कहते हैं। इसमें बीज के द्वारा ही कोई नया प्लांट बन जाता है। और लैंगिक में क्या होता है, नया पौधा जो कोई बनता है वो बीज के कारण ही बनता है। देखिए गुलाब की बात करते हैं। जैसे गुलाब तने की कलम की तने का जो है ना, गुलाब को तना को काट के अगर लगा दीजिएगा तो नया प्लांट बन जाएगा। आलू से जो अंकुरित होता है ना, आलू का जो देखिए एक आँख से अंकुरित होता है पादप, तो ये आँख की बात करते हैं। आलू जब देखिएगा उसमें जो होता है ना, जो छोटा छोटा जो है अंकुरित हो जाता है, उसी से न्यू प्लांट बनता है। ठीक है, बायोफिल्म की बात करते हैं। पत्ती जिसके किनारे पर कलिकाएँ होता है। कैक्टस देखिए मुख्य पादप से अलग हो जाता है, नए पदार्थ को जन्म देता है। कैक्टस भी मुख्य पदार्थ से अलग हो जाता है, तो मेन जो प्लांट होता है उससे वो अलग हो जाता है कैक्टस, और फिर न्यू प्लांट बन जाता है। मुकुलन देखिए क्या होता है, ईस्ट कोशिका से बाहर निकलने वाले छोटे बल्ब मुकुलन होता है। ईस्ट एक कोशिका जीव है, जनन कोशिका से विलग होकर नई ईस्ट कोशिका बनाता है। यदि पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो तो ईस्ट कुछ ही घंटों में वृद्धि करके जनन करने लगता है। एक लिंगी पुष्प देखिए नर अथवा मादा जनन अंग होते हैं। द्विलिंगी पुष्प देखिए नर और मादा जनन अंग दोनों ही होते हैं। शैवाल की बात करते हैं। जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल वृद्धि करते हैं और तेजी से खंडन द्वारा गुणन करते हैं। शैवाल 2 या 2 से अधिक खंडों में विखंडित हो जाता है। ये खंड अथवा टुकड़े नए जीवों में वृद्धि कर जाते हैं। अब देखिए दोस्तों बीजाणु की बात करते हैं। वायु में उपस्थित बीजाणुओं से कवक उग जाते हैं। बीजाणु अलैंगिक जनन ही करते हैं। लैंगिक जनन नए पादप बीजों से प्राप्त होता है। लैंगिक जनन क्या होता है, नए पादप बीजों से प्राप्त होता है। लैंगिक जनन होता है। पुंकेसर की बात करते हैं। नर जनन का पार्ट होता है पुंकेसर। स्त्री केसर हम जानते हैं स्त्री का होता है। एक लिंगी पुष्प बात करते हैं, नर अथवा मादा जनन अंग होता है। एक लिंगी दोनों का होता है। द्विलिंगी नर मादा जनन दोनों अंग होते हैं, है ना। देखिए एक लिंगी पुष्प नर या फिर मादा दोनों में से कोई एक होता है, लेकिन द्विलिंगी की बात करेगा दोनों होगा। परागन की बात करते हैं। परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर संतरण परागन कहलाता है। युग्मनज देखिए नर तथा मादा युग्मकों द्वारा बनी कोशिका युग्मनज कहलाती है। निषेचन की बात करता है। नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन का प्रक्रम क्या होता है, निषेचन कहलाता है। फल तथा बीज का विकास।
निषेचन के पश्चात अंडाशय फल से विकसित हो जाता है, बीजांड से बीज विकसित हो जाता है। बीज प्रकीर्णन की बात करते हैं। बीज विभिन्न स्थानों पर उगे हुए होते हैं, ये बीज प्रकीर्णन के कारण ही होता है। एक घंटे का क्लास हो चुका है दोस्तों, ठीक है, और 1 घंटे में हम लोगों ने 12 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। बस 5 चैप्टर और बचा हुआ है, ठीक है। इसको फिर जल्दी से इसको लपेट लेते हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। आप लोग बस बने रहिएगा लास्ट तक। चलिए देखिए, करा कि गति की बात करता है। गति समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, गति कहते हैं। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने की गति होता है, जैसे वर्तुल गति या गति कितने टाइप्स का होता है, वर्तुल होता है, आवर्ती होता है, घूर्णन गति होता है। 3 प्रकार गति होता है, वर्तुल, आवर्ती और घूर्णन। चाल की बात करते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं। चाल से हमें पता चलता है कि कौन तेज चल रहा है। चाल की बात करते हैं, कुल दूरी व समय होता है। समय के माप बहुत ही घटनाएं निश्चित अंतरालों के पश्चात स्वयं दोहराती हैं। जैसे सूर्योदय 1 दिन में होता है, अमावस्या 1 महीना में होता है, पृथ्वी की परिक्रमा 1 वर्ष में होता है। घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है। अब सरल लोलक एक सिरा दृढ़ आधार से बंधा हो और दूसरे सिरे पर यदि एक बिंदु द्रव्यमान से लटका हुआ होता है तो उसको क्या कहते हैं, सरल लोलक कहते हैं। लोलक की बात करते हैं। किसी खूंटी से लटके ऐसे भार को लोलक कहते हैं। यदि कोई पिंड आवर्त गति करते हुए एक निश्चित पथ पर किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष इधर उधर गति करता तो दोलन गति कहते हैं, है ना। आवर्तकाल देखिए, सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है आवर्तकाल होता है। प्राचीन काल में देखिए क्या होता था, प्राचीन काल में जो है धूप घड़ी, रेत घड़ी, जल घड़ी सबका यूज होता था। संसार के विभिन्न भागों में समय मापने के लिए बहुत सी युक्तियों का उपयोग किया जाता है। धूप घड़ी का, रेत घड़ी, जल घड़ी आदि। जंतर मंतर नई दिल्ली में वहाँ पे धूप घड़ी का यूज किया गया। चाल का मापना, किसी वस्तु का एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। चाल मापी मीटर के कोने में होता है, जिसे किलोमीटर पर आवर लिखा होता है। पाथ मापी देखिए, वाहन द्वारा तय की गई दूरी को कहते मापता ही है। दूरी समय, किसी पिंड के द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उस दूरी को तय करने में लगे कुल समय के अनुपात उस पिंड को औसत चाल कहते हैं। चाल के बात करते हैं। किसी व्यक्ति यातायात के साधन द्वारा इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल का सूत्र कह रहे हैं, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। दूरी की बात करते हैं। किसी व्यक्ति यातायात के साधन द्वारा स्थान परिवर्तन को तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। दूरी का देखिए, दूरी क्या होता है, चाल बाय समय होता है। समय की बात करते हैं। किसी व्यक्ति यातायात के साधन द्वारा इकाई चाल से चली गई दूरी उसके समय को निर्धारित करता है। समय होता है दूरी बटे चाल होता है। वस्तुओं की गति को उनके दूरी समय ग्राफ द्वारा चित्रात्मक रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। भारतवर्ष में समय अनुरक्षण सेवा नई दिल्ली की राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला द्वारा प्रदान किया जाता है। प्रकाश की बात करते हैं। देखिए 14 चैप्टर नहीं दिया हुआ दोस्तों, तो गड़बड़ हो गया। 14 है ही नहीं, चलिए नहीं होगा उसमें कुछ विशेष। देखिए प्रकाश की बात करते हैं। हम प्रकाश के बिना वस्तुएं नहीं देख सकते हैं। प्रकाश वस्तुओं को देखने में सहायता करता है ना। जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे सूर्य, तारे, जो विद्युत। पारदर्शी वस्तु देखिए क्या होता है, पारदर्शी वस्तु जिस वस्तु के आर पार देख सकते हैं उसको पारदर्शी कहते हैं। शीशा, कांच, पानी। और पारदर्शी जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता उसको पारदर्शी कहते हैं। दीवार, लकड़ी, पुस्तक होता है। पारभासी किसको कहते हैं, जिसके आर पार देख सकते हैं परंतु स्पष्ट जो दिखाई नहीं देता उसको पारभासी कहते हैं। जैसे होगा धुआं, कोहरा, तेल लगा कागज आदि। दर्पण की बात करते हैं। वह वस्तु जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब बना होता है उसको क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। दर्पण 2 प्रकार का होता है, एक समतल, दूसरा गोलीय दर्पण होता है। समतल दर्पण किसको कहते हैं, इसका यूज हम लोग कहते हैं घरों में चेहरा देखने के लिए यूज़ किया जाता है। और गोलीय दर्पण का यूज देखिए, ये गोलीय दर्पण कांच के खोखले के गोले का भाग होता है जिसकी सतह पर पॉलिश किया जाता है ना। अब देखिए गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है, एक अवतल, दूसरा उत्तल। प्रकाश का परावर्तन की बात करते हैं। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा का या परिवर्तन प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। समतल दर्पण की बात करते हैं। जिस दर्पण की परावर्तन सतह समतल होता है उसको क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं।
इसका उपयोग घरों में चेहरा देखने के काम में आता है, समतल दर्पण का, ठीक है। जैसे एम्बुलेंस पीछे का दृश्य दिखने वाला दर्पण स्पष्ट पढ़ सकता है। गोलीय दर्पण देखिए, गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का भाग होता है जिसकी एक सतह पर पॉलिश किया जाता है। तो वही फिर आ गया, रिपीट कर देता है। देखिए गजब है कि एनसीईआरटी में भी इस तरह से गलत प्रिंट कर देता है। चलिए लेंस की देखिए, यह बहुत छोटे प्रिंट को पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है। लेंसों का उपयोग व्यापक रूप में चश्मा, दूरबीनों, सूक्ष्मदर्शियों में किया जाता है। लेंस पारदर्शी होते हैं, इसमें प्रकाश गुजर सकता है। उत्तल लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। उत्तल लेंस क्या होता है? जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है ना, इस तरह से, है ना, इससे। और आपका जो किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है, इस तरह से आपका देखिए बताता हूँ मैं। अवतल दर्पण की बात करेगा तो ऐसे अवतल दर्पण हो जाता है, ठीक है। और उत्तल दर्पण आपका ऐसे हो जाता है, तो बीच में मोटा हो जाता है, ठीक है। चलिए, सूर्य का प्रकाश। वर्षा के पश्चात जब सूर्य आकाश में क्षितिज के पास होता है, इंद्रधनुष आकाश में अनेक रंगों के एक बड़े धनुष के रूप में दिखलाई देता है। इन धनुष में 7 वर्ण होते हैं, लाल, नारंगी, पीला, जमुना सब होता है ना, जिसको इंग्लिश में आपको क्या बोलते हैं, विविग्योर भी बोलते हैं, विविग्योर, GYOR। इसमें आपको 7 रंग जो है सब आ जाता है। फिर सूर्य के प्रकाश की एक किरण पुंज को 7 वर्णों में विभाजित करता है, ठीक है। चलिए ये भी हो गया। जल की बात करते हैं दोस्तों। देखिए, जल जो है एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ पर 3/4 ये पाया जाता है ना। और लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था, है ना। 3.5 अरब पहले की बात कर रहा है। आज भी ही महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग के ढके हुए हैं। पृथ्वी की सतह के 71% पर क्या आपका ढका हुआ जल है, जो लवणीय रूप से महासागर के रूप में होता है। जल है तो कल है, यदि जल उपलब्ध है तो आपका भविष्य सुरक्षित है। 22 मार्च को जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, 22 मार्च को। और लवण जल देखिए क्या होता है, ओलवन जल 2.7% ही है, मतलब जो पीने वाला पानी है मात्र 2.7% ही है। ये दोस्तों कहीं पे 2.7 देता है, कहीं पे 2.5 देता है, इसमें आप लोग कन्फ्यूज नहीं होगा। 2.5 से लेकर 2.7 तक लगाइए जो होगा, है ना। 70% भाग बर्फ के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। 1% जल मानव उपयोग के लिए प्रयोग किया जाता है। यह भूमजल नदियों और झीलों और वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। नदियों, झीलों, तालाबों, ध्रुवीय बर्फ, भूमजल और वायुमंडल में पाया जाता है। वर्ष 2000 में बढ़कर 6000 घन किलोमीटर प्रति सेकंड से अधिक हो गई है। एक टपकता नल एक वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ करता है। सोचिए जरा, एक जो टपकता नल है, जो बूंद बूंद गिरता है, वो 1200 लीटर जल जो है एक साल में बर्बाद कर सकता है। जल की अवस्थाएं 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस होता है ना। ठोस, द्रव और गैस होती है। जल प्रबंधन की बात करते हैं। वर्षा के पानी का बाद में उत्पादन कामों में इस्तेमाल के लिए इकट्ठा किए जाने वर्षा जल को संग्रहण कहा जाता है। भूमजल स्तर के नीचे पाए जाने वाले जल को भूमजल स्तर कहते हैं। जल संरक्षण देखिए क्या होता है आपका, जल का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाना, है ना। सावधानी से यूज़ किया जाना, जितना यूज हो सके उतना ही यूज़ किया जाए, फालतू का जल का यूज़ नहीं करना चाहिए। वो जल संरक्षण हो गया। जल भर देखिए क्या होता है, संचित भूमजल के भंडारों को जल भर कहते हैं। जल महत्वपूर्ण स्रोत के देखिए, जनसंख्या का प्रभाव, बढ़ते हुए उद्योग, खेतों की सिंचाई, पीने के जल, जीव जंतु के लिए सब जगह पे जल होता है। हमारी जीवन रेखा के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। देखिए, हरे भरे वन हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण जितना हमारे फेफड़े हैं। अमेजन जंगल को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। अमेजन जंगल को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। प्राकृतिक वनस्पति का वितरण, वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। सदाहरित वन भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विशाल वृक्ष उग जाते हैं, सदाहरित में। पर्णपाती वन देखिए क्या होता है, आर्द्रता कम होती है और वृक्षों का आकार, उनकी सघनता कम हो जाती है। घासस्थल समान वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्षों को घास उगाती है ना। वनस्पति की बात करते हैं। बहुमूल्य संसाधन है वनस्पति। पृथ्वी हमें क्या 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 देता है पृथ्वी हमारे, इमारती लकड़ी देती है, ऑक्सीजन का उत्पन्न करता है, फल, गेंद, कागज ये सब प्रदान करता है हमारे पौधे। वन के प्रकार के बारे में बात करते हैं।
देखिए शंकुधारी वन उन हिमालयी पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। शंकुधारी वन हिमालय में पाया जाता है। सदाबहार वन की बात करते हैं, पश्चिम घाट पूर्वोत्तर भारत और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित उच्च वर्षा क्षेत्रों में पाया जाता है। पर्णपाती वन यह वन केवल उन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ मध्यम स्तर की मौसमी वर्षा जो केवल कुछ ही महीने तक होता है। पर्णपाती वन मैंग्रोव वन बोलते हैं नदियों के डेल्टा तथा तटों के किनारे उगते हैं। यह वृक्ष लवणयुक्त तथा शुद्ध जल सभी में वृद्धि करता है। मैंग्रोव वन करता है। भारत सरकार ने 1952 में वन संरक्षण नीति लागू किया था। वन संरक्षण नीति कब लाया? 1952 में लाया था, है ना। और वन प्राणी अधिनियम 1972 में लाया था। ये क्वेश्चन पूछता है कि वन संरक्षण नीति भारत सरकार ने कब लाया? 1952 में लाया था। और वन प्राणी की बात करेगा तो 72 में लाया था। राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 से 79 सामाजिक वानिकी के राष्ट्रीय कृषि आयोग की स्थापना की बात करता है। 86 से 79 में हुआ था। और सामाजिक वानिकी के 3 भागों में बांटा गया, फार्मिंग, शहरी, ग्रामीण। देश का कुल आवरण की बात करते हैं, वन आवरण की बात करते हैं। देखिए कितना दे दिया है, 7,12,249 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 60% है। देश का वृक्ष आवरण 95,027 वर्ग किलोमीटर है, जो भौगोलिक क्षेत्र का 2.89% है। भारतीय वन संरक्षण विभाग का मुख्यालय उत्तराखंड के देहरादून में। तो भारतीय वन संरक्षण विभाग का जो मुख्यालय कहाँ पे है? देहरादून में, है ना, जिसकी स्थापना 1981 में किया गया था। 15वीं वन रिपोर्ट 2017 के आधार पर भारत के 24.39 क्षेत्र पर ही वन है ना। यह रिपोर्ट पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन के द्वारा किया, जबकि कितना चाहिए? 33 चाहिए था, है ना। देखिए कितना कम है हमारे देश में वन। इसलिए पेड़ लगाइएगा ज़्यादा तो क्या रहेगा? हरा भरा रहिएगा और बीमारी से दूर रहिएगा। भारत में 6 प्रकार के वन समूह हैं, है ना। जैसे आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन, शुष्क है, पर्वतीय वन है, उप अल्पाइन है, उप शीतोष्ण तथा शीतोष्ण, जिन्हें 16 मुख्य वन प्रकार में विभाजित किया गया है। देखिए पृथ्वी के 31% भूमि पर क्या है? वन है। भारत में 24% भूमि पर वन है। 31% पे, सॉरी 33 नहीं होगा, वहाँ पे 31 ही होगा। वन है। वनों में हम प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से अनेक लाभ प्राप्त करते हैं। जिससे प्रत्यक्ष लाभ स्वरूप हम वनों में इमारती, काष्ठ, जलवायु जो जलाने के लिए जो चाहिए वो, पशुओं के लिए चारा, गोंद, लाख, फल, जड़ी बूटी आदि सब प्राप्त करते हैं। सबका क्या हो जाएगा? देखिए पेड़ से प्राप्त करते हैं। और प्रत्यक्ष रूप में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? जैसे वर्षा हो गया, बाढ़ हो गया, बाढ़ रोकथाम के लिए, सुंदर अभ्यारण्य एवं आकर्षक के लिए होता है। और प्रत्यक्ष हो गया। इनडायरेक्टली देखिए ह्यूमस की बात करते हैं। एक गहरे रंग के पदार्थ में परिवर्तन कर देता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। अब घटक मतलब डिकम्पोजर क्या होता है? पादपों और जंतुओं में मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं। वन को हरे फेफड़े कहा जाता है। वन को हरा फेफड़ा कहा जाता है। पादप ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाते हैं। यदि वह नष्ट होंगे तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, जिससे पृथ्वी का ताप बढ़ेगा। भारत में कुल क्षेत्रफल का लगभग 21% वन क्षेत्र है। चलिए दोस्तों लास्ट चैप्टर पे है। देखिए अपशिष्ट की बात करते हैं। किसी पदार्थ का प्राथमिक उपयोग करने के बाद जो शेष बचता है उसको अपशिष्ट कहते हैं, है ना। उदाहरण के लिए नगर पालिका, घरेलू कचरा, जल अपशिष्ट, सीवेज हो गया, शारीरिक मलमूत्र जो निकलता है वो हमारा रेडियोधर्मी अपशिष्ट होते हैं, सबको क्या कहते हैं? अपशिष्ट कहते हैं। स्वच्छ मानवों के मूलभूत आवश्यकता होता है ना। जल है तो कल है, यदि जल उपलब्ध है तो आपका भविष्य सुरक्षित है। 22 मार्च को जल दिवस के रूप में मनाए जाते हैं, है ना। अपशिष्ट जल की बात करते हैं। घरों का वाहित मल, उद्योग, अस्पताल, कार्यालय और अन्य उपयोगों के बाद प्रवाहित जो जल के उसको क्या कहते हैं? अपशिष्ट जल कहते हैं। अब वाहित मल देखिए क्या होता है? कार्बनिक अशुद्धियाँ, अकार्बनिक अशुद्धियाँ, पोषक तत्व, जीवाणु, सूक्ष्म जीव, ये सब चीज़ होता है। अब कार्बनिक अशुद्धियों की बात करते हैं। मानव मल हो गया, तेल, मूत्र, फल, सब्जी, कचरा, ये सब कार्बनिक हो गया। और कार्बनिक की बात करते हैं नाइट्रेट, फास्फेट, धातु, ये सब हमारा अकार्बनिक हो जाएगा। पोषक तत्व की बात करते हैं तो फास्फोरस और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जो होता है उसका पोषक तत्व हो गया। जीवाणु देखिए वीडियो कॉलर और सलामोनेला, पैराटाइफी आदि। सूक्ष्म जीव की बात करते हैं प्रोटोजोआ आदि, जो हमारा क्या होता है? वायु जल में ये चल जाता है। जल शोधन की बात करते हैं। घरों के जल की आपूर्ति के लिए सीवर बिछाया जाता है। क्या बिछाया जाता है? सीवर बिछाया जाता है ना। घर का गंदा जल निकासी और माल विसर्जन का व्यवस्था किया जाता है। प्रदूषित जल का उपचार देखिए दो तरीके से होता है।
दो तरीके से नहीं होता, इसमें बहुत सारा टाइप दे दिया है। देखिए, एक होता है सलाखा छना, जल अपमथित वातित द्रव का फिल्टर, ग्रिट और बालू अलग करने के टैंकी, स्वच्छता और रोग, ये सब चीज़ दे दिया। जैसे स्वच्छता और रोग की बात करते हैं, स्वच्छता की कमी को संदूषित पेयजल रोगों को कारण बनाते हैं। मतलब स्वच्छता और रिजल्ट क्या कर, जो स्वच्छ अगर रहेगा तो क्या करेगा वो, स्वच्छता की कमी और संदूषित जो दूषित जो पेयजलों को रोगों का कारण बनाते हैं। अगर वाटर आप सही नहीं रहेगा, आपका दूषित रहेगा तो क्या बीमारी बहुत सारा होगा। देखिए रोग की बात करते हैं, हैजा, टाइफाइड, पोलियो, हेपेटाइटिस, पेचिस, ये सब रोग हो जाएगा। हैजा, टाइफाइड, पोलियो, हेपेटाइटिस और पेचिस हो जाता है। वाहित मल निपटान की बात करते हैं, स्वच्छता के लिए की स्थिति के लिए कम लागत के लिए वाहित मल निपटान तंत्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है प्रेजेंट टाइम में, है ना। अपने पर्यावरण को स्वच्छ और स्वस्थ रखने में हम सभी को भूमिका निभानी है। मानवीय और पथ प्रदर्शक कार्य प्रारंभ करने के लिए किसी को भी किसी दूसरे को मुँह नहीं देखना चाहिए था, नहीं देखना चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, करवा दिया मैंने। ठीक है, मैंने बोला था जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये आपका क्या हो गया, क्लास 7 का जो है मैंने पूरा साइंस करवा दिया। अब आपका काम है ना, जो जो भाई इस क्लास को पूरा नहीं देख पाए हैं उसको ज़रा आप क्या कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे क्या हो सके वो क्लास 7 का साइंस को पूरा देख सके, है ना, एक पास से निगाहों से उसको पढ़ सके। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल बनाए रखिएगा, है ना, और मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।